आज के इस कक्षा में हम लोग कक्षा 8 का एक नया चैप्टर क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन लेकर के आए हैं। इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसी आकृतियों का अध्ययन करेंगे और उन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके पहले की कक्षाओं में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपने सीखा है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपने सीखा है। तो अगर कोई त्रिभुज दिया है, मान लिया यह एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी एक समतल में वह आकृति, ठीक है? एक समतल में तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और किसी त्रिभुज में तीन अंतःकोण होते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाओं में से हम लोग किसी भी भुजा को उसका आधार मान सकते हैं। तो पहली भुजा मैं चाहूं तो AB को आधार मानूं, मैं चाहूं तो BC को आधार मानूं, मैं चाहूं तो AC को आधार मानूं। ये मेरी अपनी इच्छा है और मेरी अपनी रिक्वायरमेंट है कि हम किस भुजा को आधार मानेंगे। अगर मैं कहूं किसी त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, तो किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई डिसाइड करेगा कि उसका आधार क्या है। अगर आप आधार BC लेते हो तो इसके सामने वाले शीर्ष से जब इस पर लंब डाल दोगे तो उस लंब की लंबाई ही इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। जब आप आधार क्या लोगे? BC। अगर आप आधार मानिए क्या है? BC, तो ऊंचाई क्या होगा? इस BC पर A से डाला गया लंब अर्थात AM इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? लेकिन जिस समय आप आधार को कहोगे हम लोग BC नहीं लेंगे, आधार को हम लोग AC लेंगे। अगर हम आधार को क्या माने? AC, तो AC के सामने वाला शीर्ष B है। अब B से इस पर लंब डालो, तो जब B से इस पर लंब डालोगे तो ये होगा BM, ये 90 डिग्री है, तो यहां पर ऊंचाई क्या हो जाएगी? BM। ये बात समझ आ गई? तो कोई कह सकता नहीं सर मैं तो आधार लूंगा AB। कोई बात नहीं, आप आधार AB लीजिए। अगर आपको आधार AB लेना है तो ऊंचाई त्रिभुज की बदल जाएगी, अर्थात इस भुजा पर इसके सामने वाले शीर्ष से इस पर डाले गए जो लंब की लंबाई होगी अर्थात CP, इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? तो पिछले कक्षा में आप इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पढ़ा होगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब आप जो आधार मानोगे उसी आधार पर सामने से डाला गया लंब, उसी आधार पर सामने वाली शीर्ष से डाला गया लंब ही उसकी ऊंचाई होगी। तो अगर जब आप आधार लोगे BC, जब आधार लोगे ये वाली भुजा, तो ऊंचाई क्या होगी? AM होगी। तो यहां पे ऊंचाई की जगह पर क्या लिखेंगे? AM। ठीक। लेकिन जब आप ऊंचाई को के आधार को क्या लोगे? AC, तो ये क्या हो जाएगा? BM। और जब आप ऊंचाई लोगे, आधार लोगे AB, तब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? CP। तो इस तरह से अगर किसी चित्र में हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जो आधार लेंगे उसी पर उसके सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब उस त्रिभुज की ऊंचाई होगी।
इस तरह से हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको समांतर चतुर्भुज जानना पड़ेगा। ऐसा चतुर्भुज जिसका जिसकी विपरीत भुजा, मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो यहां पर यह भुजा इस भुजा के समांतर है और यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो यह हो गया समांतर चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के नाम से जानी जाती है। अब इस समांतर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। 4 भुजाएं हैं। 4 भुजा में से किसी भी भुजा को आप क्या ले सकते हो? बेस ले सकते हो। किसी भी भुजा को क्या ले सकते हो? बेस। ठीक है। अब इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताया गया था। पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताया गया था, आधार गुणे ऊंचाई। वहां 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई है और यहां क्या है? आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें क्या होगा? अगर आपने आधार ए बी लिया, आधार क्या लिया? क्या लिया? ए बी। अगर आपने आधार ए बी लिया तो इसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए? इसी भुजा पर इसके सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब। तो इसके सामने 2 शीर्ष है, एक ये और एक ये। तो चाहे आप यहां से इस पे लंब डाल दो, चाहे यहां से इस पे लंब डाल दो। तो आप जब यहां से लंब डालोगे तो इसका नाम हो गया डीएम। तो ये इसकी हो गई ऊंचाई। तो आप आधार तो लिख लिया अगर ए बी, तो ऊंचाई क्या लिखोगे? डीएम। अर्थात इन दोनों भुजाओं के बीच का डिस्टेंस निकालोगे। और ये कैसे निकलेगा? जब इस शीर्ष से सामने वाले भुजा पर परपेंडिकुलर डाल दोगे, लंब डाल दोगे, तो इस त्रिभुज की क्या निकल जाएगी? ऊंचाई। आप कहोगे नहीं सर हम तो बीसी लेंगे, तो नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप बीसी लोगे तो आपका आधार हो गया क्या? बीसी। आधार क्या हो गया? बीसी। तो अब बीसी पर डाला गया लंब हमें खोजना होगा और इसके सामने वाले शीर्ष से, तो इसके सामने वाला चाहे डी है चाहे ए, तो आप डी से इस पे लंब डाल दो। तो जब डी से इस पे लंब डालोगे तो मान लो ये हो गया डीएन। तो यहां पे परपेंडिकुलर मतलब उसकी ऊंचाई क्या लिखना पड़ेगा? डीएन। ये बात समझ आ गई? आप कहोगे नहीं सर हम डीसी लेंगे, तो आप यहां से इसमें परपेंडिकुलर डाल दो। आप कहोगे नहीं हम एडी लेंगे, तो आप यहां से इसमें परपेंडिकुलर डाल दो। आई बात नहीं समझ आ गई? तो किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र निकल जाएगा जब उसका क्षेत्रफल निकालना हो। तो इस तरह से किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे हम, तो उसका आधार लेंगे और उसकी ऊंचाई लेंगे। फार्मूला यूज करेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और अगर किसी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का यूज करना होगा तो हम लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई। आधार कोई भी ले सकते हैं, बस ऊंचाई क्या होगा? जिसको आधार लिया उसके सामने वाले शीर्ष से उस आधार पर डाला गया लंब ही उसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। अगला टॉपिक है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और अगर उन 4 भुजाओं में से आमने सामने की भुजा का एक जोड़ा अगर आपस में समांतर हो जाए तो वह समलंब चतुर्भुज के नाम से जानी जाती है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजा का एक जोड़ा क्या हो जाए? समांतर हो समलंब
चतुर्भुज कहलाता है। अगर इसका चित्र देखा जाए तो चतुर्भुज माने चार भुजाओं से घिरी आकृति। मान लो ये आकृति हमने बना लिया, चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या हो गई? चतुर्भुज हो गई। इसमें लिखा जिसमें आमने सामने भुजा का एक जोड़ा, जोड़े में दो भुजाएं होती हैं, समांतर हो। तो अगर आप इस चतुर्भुज में देखो, अगर इसका नाम आप लिख दो ए बी सी डी, तो इसमें ये भुजा इस भुजा के आमने सामने की भुजाएं हैं और ये एक दूसरे क्या क्या है? समांतर है। लेकिन ये दोनों आपस में समांतर नहीं है। तो किसी चतुर्भुज में अगर आमने सामने विपरीत भुजाएं का एक जोड़ा लो और वो आपस में समांतर हो जाए, ये समलंब चतुर्भुज के नाम से जानी जाती है। इसके पहले अभी आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ा था। समांतर चतुर्भुज में क्या था? आमने सामने की दोनों भुजाओं का जोड़ा आपस में समांतर था। ये इसके समांतर था, ये इसके समांतर था। लेकिन अगर एक ही जोड़ा, एक ही पेयर अगर आपस में समांतर हो, एक ही पेयर अगर आपस में समांतर हो तो समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। मेरी बात समझे? अब अगर हमें इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र का ज्ञान करना हो तो वो कैसे निकालेंगे? तो बेटा, जो दो समांतर भुजाएं हैं, आप समांतर भुजाएं कैसी भुजाएं होती हैं? ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान हो, समांतर, समान अंतर, मतलब दो रेखाओं के बीच का अंतर हमेशा समान हो, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और यहां पर इस भुजा का नाम AB, इस भुजा का नाम DC, ये दोनों आपस में है समांतर। तो जब भी आप समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखोगे तो इन समांतर भुजाओं का योगफल कर लेना, ठीक है? और इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा ये समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कहलाएगी। अर्थात दोनों के बीच की दूरी का गुणा करके 2 से भाग देना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, कैसे लिखोगे? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ऐसा लिख लोगे। अब बताओ, इसमें अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB और DC, इन दोनों का योग करेंगे AB धन DC, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये है DM। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या हो गई? DM। ये इसका हो गया सूत्र। तो किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करोगे? दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ लोगे, उनके बीच की दूरी का गुणा करोगे, 2 से भाग दे दोगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा।